राजेश जैसे ही दुबई से कमाकर वापस अपने देश आता है तो वो देखता है कि रेलवे स्टेशन पर उसके माँ बाप और उसकी पत्नी भीख मांगकर खा रहे हैं। जैसे ही वो उनके पास जाता है तो वो लोग उसके सामने हाथ फैला देते हैं, कहते हैं कि साहब कुछ खाने के लिए दे दो, कई दिनों से भूखे हैं। इस चीज़ को देखने के बाद राजेश की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो झट से अपने माँ बाप को उठाकर अपने गले लगा लेता है और वहाँ पर वो सभी लोग फूट फूट कर रोने लगते हैं। आखिर क्या कहानी थी जो राजेश के माँ बाप को इतना मजबूर होना पड़ा कि उन्हें खाने के लिए भीख मांगनी पड़ी? पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू सौरौत और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पेज को फॉलो करना ना भूलें। आज की ये जो घटना है ये निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश के आगरा से। उत्तर प्रदेश के आगरा के अंदर एक परिवार रहा करता है, जिस परिवार में दो बूढ़े माँ बाप हैं। उनके दो बच्चे हैं। बड़े बेटे का नाम राकेश है और छोटे बेटे का नाम राजेश है। राकेश की शादी हो चुकी है, उसकी पत्नी घर के अंदर रहा करती है और जो राकेश की पत्नी है वो थोड़ी ऐसे ही स्वभाव की है। वो अपने छोटे देवर राजेश को भी अपने प्रेम जाल में फंसा लेती है। अब इसके बाद वो परिवार पर मनमानी किया करती है। पति उसके अंडर में पहले से ही था और दूसरा बेटा जो जवान था घर का वो भी उसके अंडर में हो जाता है। इसी तरह से दिन बीत रहे थे। अब राजेश की उम्र हो जाती है शादी के योग्य। राजेश के माता पिता उसके लिए एक लड़की ढूंढते हैं। लड़की ढूंढी जाती है आगरा के अंदर ही। जो लड़की होती है उसके परिवार में केवल उसकी माँ होती है। पिताजी की पहले ही डेथ हो चुकी है, भाई बहन उसका कोई था नहीं और लड़की का नाम होता है राधिका। अब राधिका से राजेश की शादी करवा दी जाती है धूमधाम से। राधिका दुल्हन बनकर राजेश के घर में आती है और वहाँ पर रहने लगती है। धीरे धीरे जैसे वो एक दो दिन बीतते हैं तो राधिका को पता चलता है कि जो उसका पति है वो अपनी भाभी के साथ प्रेम प्रसंगों में बना हुआ है। लेकिन यहाँ पे राधिका जो थी वो बड़े ही शीतल स्वभाव की, सहनशील स्वभाव की लड़की थी। वो सोचती है कि चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे सुधर जाएंगे। अब तक मैं नहीं थी तो उन्होंने ये काम कर लिया, लेकिन धीरे धीरे सुधर जाएंगे। ऐसी उम्मीद में वो वहाँ पर शांति से रहती है और अपने पति का वेट करती है सुधरने का। लेकिन यहाँ पर जो राजेश की भाभी थी उसके चुंगल में राजेश फंसता जा रहा था और जैसा उसकी भाभी कहा करती वैसा ही वह करा करता। अब भाभी राजेश को अपनी पत्नी से मिलने नहीं देती है। उनके बीच में रोड़ा बनती है और जो राजेश है वह भी अपनी पत्नी से मिलना नहीं चाहता है। कभी कभार राधिका उसको बुलाया करती तो वो उसे डांट फटकार दिया करता। कई कई दिन हो जाते हैं राजेश अपनी पत्नी के पास नहीं जाता है। अब ऐसे ही करके दिन बीत रहे थे तो एक दिन राधिका अपने पति राजेश को अपने पास बुलाती है और उसे समझाने लगती है कि भाई ऐसा करना ठीक नहीं है। तुम अपनी भाभी के साथ प्रेम प्रसंग में हो, मुझे इस बात के बारे में पता नहीं है और तुम ऐसा मत करो। लेकिन यहाँ पर राजेश कहाँ मानने वाला था। वो अपनी भाभी के प्रेम जाल में पूरी तरह से फंस चुका था। वो अपनी पत्नी राधिका को धमकाता है और कहता है कि दोबारा से अगर ऐसी बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस बात को सुनकर राधिका सोचती है कि क्यों ना कुछ दिनों के लिए मायके जाया जाए, हो सकता है इसकी अकल ठिकाने आ जाए। तो राधिका अपने चचेरे भाई को बुलाकर अपने मायके चली जाती है। अब जो राजेश की भाभी है वो बड़ा ही खुश होती है। वो कहती है कि तेरी पत्नी तो मायके चली गई, अब तो हम दोनों को आपस में एक दूसरे के साथ रहने से कोई नहीं रोक सकता। राजेश की भाभी के दिमाग में खुरापात चल रही थी। उसी खुरापात को अंजाम देने के लिए राजेश की भाभी राजेश से कहती है कि तू ऐसा कर, दुबई चला जा, वहाँ पे मोटा पैसा मिलता है और मोटा पैसा कमा कर ला। फिर उसके बाद सभी लोग एक साथ में रहेंगे और तुम्हारी पत्नी जो कि मायके जा चुकी है इससे छुटकारा मिल जाएगा और जब तू वापस आएगा तो तेरी दूसरी शादी करवा देंगे। राजेश जो कि अपनी भाभी के प्रेम जाल में पूरी तरह से फंस चुका था, वो उसका कहा मानता है और दुबई के लिए अपने कागज़ बनवा लेता है। कुछ दिनों बाद वह दुबई के लिए रवाना हो जाता है। उसकी पत्नी मायके में है और बूढ़े माँ बाप घर पर हैं। अपने माँ बाप को वो अपनी भाभी और भैया के भरोसे छोड़कर वहाँ से चला जाता है। अब बूढ़े माँ बाप के पास कोई फ़ोन नहीं था और अपनी पत्नी को राजेश ने कोई फ़ोन दिया नहीं था अपनी भाभी की चाल में आकर के। तो वह वहाँ से दुबई से अगर फ़ोन करता है तो वो अपनी भाभी और भैया के पास ही करता है और वो लोग कहते हैं कि हाँ सब कुछ ठीक है, तुम अपना काम पे ध्यान दो। ऐसा ही करके 10-15 दिन बीत जाते हैं। 10-15 दिन बाद क्या होता है, जो राकेश की पत्नी थी, राजेश के बड़े भाई की जो पत्नी थी, वो अपनी चाल को अंजाम देने के लिए अपने पति को बुलाती है और उससे कहती है कि अब राजेश यहाँ पर नहीं है तो तुम ऐसा करो, माँ बाबा को ले जाओ और इनकी जो भी प्रॉपर्टी है वो अपने नाम करवा लो। अब राकेश भी लालच में आ जाता है।
अपने भाई के हक को मारने के लिए वो अपने माँ बाप को लेकर तहसील की तरफ चल देता है। माँ बाप पूछते हैं कि तुम हमें कहाँ ले जा रहे हो, तो वो कहता है कि तुम्हारी पेंशन का कोई काम होना है तहसील के अंदर, अगर वो नहीं हुआ तो तुम्हारी पेंशन रुक जाएगी। माँ बाप अनपढ़ थे, बड़े बूढ़े थे, उनको कम सुनाई देता था, कम दिखाई देता था, तो वो लोग अपने बेटे राकेश पर भरोसा करके उसके साथ तहसील चले जाते हैं। वहाँ पर राकेश उनके कागज़ तैयार करवाता है, जो कि अपने नाम पूरी प्रॉपर्टी को करवा लेता है। उनसे अंगूठा दस्तखत करवाने के बाद वो वापस से उनको घर ले आता है। अब घर लाने के बाद अपनी पत्नी को बताता है कि भाई पूरी प्रॉपर्टी हमारे नाम हो चुकी है। अब इसके बाद दोस्तों जो राकेश की पत्नी है वो अपने सास ससुर को घर से बाहर निकाल देती है और उसके बाद उस घर का ताला लगाकर पूरी प्रॉपर्टी को बेचकर अपने पति के साथ मायके में रहने लगती है। माँ बाप जिनको घर से निकाला गया था वो दर बदर की ठोकरें खाते हैं और ऐसे ही ठोकरें खाते खाते वो रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। अब कमाना उनके बस की नहीं था, वो वहां पर जाकर भीख मांगने लगते हैं। इसी तरह से उनके दिन बीत रहे थे। बड़ा बेटा जो कि अपनी पत्नी की चाल में आकर अपने ससुराल में रहता है पूरी प्रॉपर्टी को बेचकर, और उन्हें जब इस बात का पता चलता है कि धोखे से इसने छोटे का हक भी अपने नाम करा लिया है, तो वो यहाँ पर फूट फूट कर रोने लगते हैं। अब दोस्तों राजेश विदेश में है, उसे कुछ भी नहीं पता कि पीछे से भैया भाभी ने माँ बाप के साथ क्या किया है। वो जैसे ही फ़ोन लगाता अपने भैया भाभी को, तो उन्होंने वो वाला नंबर बंद कर दिया था और अपने नए नंबर से फ़ोन को चला रहे थे। तो राजेश का फ़ोन नहीं मिलता और दुबई जाने के बाद 2 साल कंपलसरी होता है आने के लिए, वरना जिस पैसे से हम गए हैं वो पैसा भी नहीं निकलता है। तो यहाँ पर राजेश वापस भी नहीं आ सकता था। अब वो वहीं पर रहकर 2 साल को पूरे करता है। इधर जो राजेश की पत्नी राधिका है, उसकी माँ का देहांत हो जाता है। अब वो अकेली बेसहारा हो जाती है, तो वो सोचती है कि भाई यहाँ पे तो पूर्ति नहीं पड़ेगी, मैं अपने ससुराल चलती हूँ, वहाँ पे जाकर 2 रोटी तो मिलेंगी ही, जैसी भी मिलेंगी खा लेंगे। इस बात को सोचकर राधिका अपने ससुराल आती है और वहाँ पर आकर देखती है कि जिस घर में उसका ससुराल था उस पर ताला लगा हुआ है। वो अड़ोसी पड़ोसी से पूछती है कि आखिर ये घर के लोग कहाँ गए। तो पड़ोस का एक व्यक्ति उसको पूरी कहानी बताता है कि भाई इस तरह से जो राकेश है उसकी पत्नी ने उसके माँ बाप से पूरी जायदाद अपने नाम करवाई और वो लोग इस सभी जायदाद को बेचकर अपनी पत्नी के मायके में रहने लगे हैं। इस बात को सुनने के बाद पूछती है कि इस घर के जो बड़े बूढ़े माँ बाप थे वो कहाँ पर गए हैं। तो वो लोग बताते हैं कि वो रेलवे स्टेशन पर भीख मांग कर खाया करते हैं। अब जो राधिका है वो भी धीरे धीरे स्टेशन की तरफ चलने लगती है और वहाँ जाकर देखती है कि उसके बूढ़े सास ससुर वहाँ पर भीख मांग कर खा रहे हैं। इस बात को देखने के बाद राधिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने सास ससुर के गले लगकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और कहती है कि माँ बाबूजी ये कैसे हो गया। यहाँ पर जो ससुर है वो पूरी की पूरी कहानी अपनी बहू को बताता है। अब जो बहू है वो कहती है कि पिताजी कोई बात नहीं, तुम्हारा बेटा चला गया, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूँ तुम्हारी सेवा करने के लिए और मैं यहीं पे तुम्हारे साथ रहूँगी। तो जो राजेश की पत्नी है वो अपने सास ससुर की सेवा करने के लिए रेलवे स्टेशन पर उनके साथ ही रहने लगती है। वो लोग एक तिरपाल तानते हैं और उसके अंदर बूढ़े माँ बाप को रखा करती है, उनकी सेवा किया करती है। दिन के टाइम में जो राजेश की पत्नी है वो रेल के अंदर टॉफ़ी वगैरह, पानी पाउच वगैरह बेचा करती, कभी कभी भीख भी मांग लिया करती अपने सास ससुर के साथ और इसी तरह से उनकी सेवा कर रही थी। धीरे धीरे टाइम बीतता है, 2 साल पूरे हो जाते हैं। अब जो राजेश है उसका आने का टाइम था, वो आता है और आकर देखता है कि जो उसका घर था उस पर ताला लगा हुआ है। अड़ोसी पड़ोसी से पूछने पर उसे पता चलता है कि उसके भैया ने उसके साथ बहुत ही गलत किया है और उसके माँ बाप को भीख मांगने के लिए मजबूर कर दिया है, जो कि रेलवे स्टेशन पर जाकर भीख मांग रहे हैं। अब उसकी हिम्मत तो नहीं पड़ती, लेकिन वो धीरे धीरे जाता है रेलवे स्टेशन की तरफ और जाकर उनके पास खड़ा होता है। तो उसके माँ बाप उससे भी भीख मांगने लगते हैं और कहते हैं कि साहब कई दिनों से कुछ खाया नहीं है, भगवान के नाम पर कुछ दे दीजिए। तभी जो राजेश होता है वो अपने पिता को और माता को उठाकर अपने गले लगाता है और ज़ोर ज़ोर से यहाँ पर रोने लगता है। तभी उसकी पत्नी भी रेल में टॉफ़ी वगैरह बेचकर वापस आ रही थी, तो वो देखती है कि उसका पति आ चुका है और वो आकर अपने पति के पैरों में गिर जाती है और उससे कहती है कि मुझे माफ़ कर दो जो मैं आपको छोड़कर चली गई थी। राजेश जो कि अपने किए पर बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा है, वो उसको उठाता है और अपने गले से लगाता है और अब यहाँ पर चारों के चारों बहुत ज़ोर ज़ोर से फूट फूट कर रोने लगते हैं। राजेश देखता है कि उसके पिता और माँ भीख मांग रहे हैं, उसकी पत्नी है उनकी सेवा कर रही है। ऐसी कंडीशन में भी
तो उस पत्नी से वो कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, जो भी गलती मुझसे हुई है, तुम देवी हो और मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया था। अब इसके बाद जो माँ बाप हैं उनको वो अपने साथ लेता है और अपनी पत्नी को अपने साथ लेता है और सब्ज़ी मंडी के पास में एक कमरा किराए पर लेता है। थोड़े बहुत पैसे उसके पास थे तो उन पैसों से घर के अंदर राशन और जो ज़रूरत के सामान है उसको वो ख़रीद लेता है। अब जितने पैसे वो कमा कर लाया था दुबई से, वो सारे के सारे उस सामान को ख़रीदने में खर्च हो जाते हैं। अब जो राजेश है वो कहता है कि माँ बाबूजी आप चिंता मत करो, मैं आपका भरण पोषण अच्छी तरह से करूँगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। यहाँ पर राजेश उस मंडी के अंदर पल्लेदारी किया करता है। सुबह सुबह जो सब्जियों के कट्टे वगैरह आते हैं उनको लोडिंग अनलोडिंग करने का काम वहाँ पे किया करता है। पर कट्टे के हिसाब से उसे पैसे मिलते हैं और जिस किराए के मकान में वो रहता था उसका किराया भरता है और घर पे खाने पीने के लिए साजो सामान वो इकट्ठा करता है। इसी तरह से दिन बीत रहे थे। तभी एक दिन राजेश की पत्नी राधिका राजेश से कहती है कि तुम ऐसा करो, मेरी भी कोई सब्ज़ी की दुकान खुलवा दो, सब्ज़ी मंडी के पास हम रहते ही हैं, मैं दुकान संभाल लिया करूँगी, थोड़ी बहुत आमदनी और बढ़ जाएगी। अब राजेश के माता पिता भी इस बात के लिए एग्री करते हैं और कहते हैं कि हाँ बेटा, बहू सही कह रही है, हमारा भी मन लग जाया करेगा, हम भी थोड़ी बहुत देर के लिए उस दुकान पर बैठ लिया करेंगे। तो राजेश सभी की सहमति से अपनी पत्नी की एक दुकान खुलवा देता है सब्ज़ी की और अच्छी तरह से उस दुकान पर बिक्री होने लगती है। इधर राजेश भी पैसा कमाता है, राजेश की पत्नी भी पैसा कमाती है। अब धीरे धीरे थोड़े थोड़े पैसे उनके पास जमा होने लगते हैं। जैसे पैसे जमा होते हैं तो राजेश एक आड़त का लाइसेंस बनवाता है और उसी मंडी के अंदर एक सब्ज़ी की आड़त खोल लेता है। आड़त से काम अच्छी तरह से चलता है और ज़्यादा आमदनी होती है। अब राजेश अपने लिए एक जगह खरीदता है, जगह खरीदकर उस पर मकान बनाता है और अपने माँ बाप को लेकर उस घर में रहने लगता है। अब परिवार के पास काफ़ी सारा धन आ जाता है और जितनी प्रॉपर्टी राजेश की उसके भाई ने हड़पी थी उससे भी ज़्यादा वो अपनी यहाँ पर प्रॉपर्टी कर लेता है। दिन बड़ी अच्छी तरह से बीत रहे थे। इधर जो उसका भाई राकेश था वो अपनी ससुराल में रहता था। जब तक उसके पास पैसे थे, जब तक उसकी ससुराल वालों ने उसको अच्छी तरह से रखा, सिर पर बिठा कर रखा, लेकिन जैसे ही वो पैसे ख़त्म होते हैं, जो प्रॉपर्टी को बेचकर वो वहाँ से गया था, तभी वो लोग उन दोनों को अपने घर से बाहर निकाल देते हैं। धक्के लगकर घर से बाहर निकलने के बाद उन दोनों को अकल आती है और वो लोग भी दर बदर की ठोकर खाने पर मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं, तो जैसे को तैसा तो यहाँ पे मिलना ही था। उन्होंने जैसा उसके माँ बाप के साथ किया, भगवान ने ऐसा ही उनके साथ करवा दिया। अब उनके पास ना तो प्रॉपर्टी है ना ही पैसा है। अब वो लोग धक्के खाने पर मजबूर है। धक्के खाते हुए एक दिन वो सब्ज़ी मंडी के अंदर अपने भाई राजेश की दुकान पर पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि राजेश एक आड़त का मालिक है, उसके नीचे कई वर्कर काम किया करते हैं। तो उसे देखकर वो वहीं पर बैठ जाते हैं। वहीं पर उसके माँ बाप भी होते हैं जो कि उसी आड़त में किसी काम से उस दिन आए थे। वहीं पर राजेश की पत्नी होती है जो सुबह सुबह सब्जियां लेने के लिए अपने पति की आड़त पर आई थी। अब पूरा परिवार एक बार फिर से इकट्ठा हो जाता है और जो राकेश है और उसकी पत्नी वो अपने भाई के पैरों में गिर जाते हैं और अपने माता पिता से भी माफ़ी मांगते हैं कि भाई हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो। लेकिन जो राजेश होता है वो उन्हें तनक भी तवज्जो नहीं देता, वो उनको इग्नोर करके वहाँ से चलने लगता है। तभी वो लोग जाकर अपने माता पिता के पैरों में लौट जाते हैं और कहते हैं कि बाबा हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो, आखिर हैं तो हम इसी परिवार का हिस्सा, गलतियाँ हो जाती हैं, इंसान से ही होती हैं। तभी जो राजेश का पिता है वो राजेश से कहता है कि बेटा ऐसा करो, इन्हें माफ़ कर दो, ये परिवार का हिस्सा ही है। अब ये लोग दर बदर की ठोकरें खाते हुए कहाँ डोलेंगे, तुम इन्हें माफ़ कर दो, इनका भी कोई छोटा सा ऐसा ही रोज़गार खुलवा दो जिससे इनका भरण पोषण होने लगे। अब जो राजेश होता है वो अपने माँ बाप की बात बिल्कुल नहीं टालता है। वो कहता है कि बाबा आपकी जैसी इच्छा हो, आपकी इच्छा सराख हो पर, और जैसा आप बोल रहे हो वैसा हो जाएगा। वो अपने भाई राकेश की एक छोटी सी सब्जी की दुकान वहाँ पर खुलवाता है। राकेश को भी अब अकल आ चुकी थी तो वो बड़ी ही मेहनत करता है, उसकी पत्नी भी वहाँ पर मेहनत करती है और मेहनत करके वो लोग भी पैसा कमाते हैं और अपनी कमाई से वो भी एक घर ले लेते हैं उन लोगों के साइड में ही जहाँ पर उसके भाई राजेश ने घर लिया था। अब यहाँ पर पूरा परिवार बड़ी ही खुशी के साथ रहता है। आपस में मिलकर त्योहारों को मनाया जाता है, एक दूसरे के साथ बड़ी ही खुशी से वो लोग रहा करते हैं।
तो दोस्तों ये थी कहानी जहाँ पर जैसे को तैसा भगवान ने दिया। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।